प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा एंडोस्पर्म का, जायगोट से डेवलपमेंट हो जाएगा एम्ब्रियो का, ओवल बन जाएगा आपका सीड, और ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट। सो विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टुडे, है ना, एंड एंड द चैप्टर। हरे कृष्ण। तो इसका किसका क्लास है आप लोगों का? Chemistry। चालू नहीं हो रहा है कहीं जाना। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिशनल टिश्यू विच इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से हमारा बनता है क्या, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म मेनली दो तरह का होता है, एक होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। दो तरह का एंडोस्पर्म है, कौन कौन सा? एक फ्री न्यूक्लियर, दूसरा क्या है, सेलुलर। सो फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है कि सपोज, हाँ फ्री न्यूक्लियर मतलब क्या है, जैसे न्यूक्लियर इसका डेवलपमेंट होना या न्यूक्लियस का डिवीजन होना, उसको बोलते हैं कैरियो काइनेसिस, है ना। कैरियो मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो सब ने कोकोनट में नारियल पानी पिया है ना। तो नारियल पानी आप जो पीते हैं, वो नारियल पानी, पानी क्या है, एंडोस्पर्म। क्या होता है वो पानी, एंडोस्पर्म। तो आपने देखा है पहले उसमें पानी होता है, धीरे धीरे पानी खत्म होते जाता है, मलाई बनती जाती है ना, देखा है सभी ने ऐसा। तो वैसे फ्री न्यूक्लियर में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो इनलार्ज हो जाएगा, और उसमें केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इसका डिवीजन, न्यूक्लियस। तो एक बहुत बड़ा सेल है, और उस बहुत बड़े सेल के अंदर न्यूक्लियस इनन्यूमरेबली डिवाइड होते जा रहे हैं। They are not showing cytokinesis. Karyokinesis is not followed by cytokinesis. सिर्फ आपका डिवीजन हो रहा है किसका, न्यूक्लियस। एक से दो, दो से चार, 8,000, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। Later on, when they form a lot of number of free nuclei which do not have their own protoplasm around them, किसी भी न्यूक्लियस के आसपास अपना खुद का पर्सनल प्रोटोप्लाज्म नहीं है, बिकॉज साइटोकाइनेसिस अभी हुआ नहीं है। धीरे धीरे वो फ्री न्यूक्लियस जो है बहुत सारे, वो डिपॉजिट होने जाते हैं पेरीफेरी पे। जो सारे के सारे फ्री न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे कैसे डिपॉजिट होते हैं, पेरीफेरी पे। तो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल की सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, बाहर से पेरीफेरी टू सेंटर जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? पक्का ना? हाँ, सो पेरीफेरी सेंटर की तरफ बोलते हैं उसको हम सेंट्रीपिटल। तो दिस इज सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दैट फर्स्ट आपके जो न्यूक्लियाई है वो पेरीफेरी पर डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट होते होते फिर धीरे 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 अंदर 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 आएंगे। तो हम देखते हैं कि जो मलाई है उसकी मोटाई बढ़ती जाती है ना, पेरीफेरी से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सेंटर तक आ जाता है। तो ये आपका डेवलपमेंट होता है कोकोनट के अंदर, उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। तो वहाँ पे जो फ्री न्यूक्लियर है वो क्या आपका वाटर है, और जो आपका पेरीफेरी पे एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं, दैट इज योर whatever pulp you call it as in the endosperm. Then comes cellular endosperm. तो cellular endosperm के अंदर from the beginning only primary endosperm cell divides mitotically। तो जो PEC है प्राइमरी एंडोसम सेल, वो एक से दो होगा, दो से चार, चार से आठ, है ना। तो प्राइमरी एंडोसम सेल का प्लॉइडी हमने पढ़ा था, ट्रिप्लॉइड है वो, है ना। कैसा है वो, ट्रिप्लॉइड। देखिए वो बनाए कैसे, बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट। सो टू पोलर न्यूक्लियाई 2n, और एक मेल गैमेट 3n, ये तीनों ने मिलकर बना लिया एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड जाएगा, डिवाइड होगा, एक से दो, दो से चार, लाइक माइटोटिक डिवीजन, और एक पूरा एक सेलुलर टिश्यू फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। तो वो एंडोस्पर्म को बोलते हैं हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो दो तरह का एंडोस्पर्म है, एक कौन सा आपका फ्री न्यूक्लियर, और दूसरा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। सो हमको पता है एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, हैप्लॉइड। एक स्पेसिफिक यूनिक इसमें एक्सेप्शन है, ओइनोथेरा करके प्लांट आता है, वो ओइनोथेरा प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म आपका डिप्लॉयड है। ओइनोथेरा इज अ प्लांट वेयर इट इज डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड क्यों है वहां पे, क्योंकि वहां पे मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता पोलर न्यूक्लियस से, ओनली पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज, एंड दे ओनली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एंडोस्पर्म। कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन एंजियोस्पर्म।
बाकी सब में आपका जो एंडोस्पर्म है कैसा है, ट्रिप्लॉइड। और जिम्नोस्पर्म में कैसा है ये, हैप्लॉइड। अलग क्लियर हो गया सभी को। अब हमको पता है एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं जनरली, मोनोकॉट्स। हरे कृष्णा। हाँ मेरा आज क्लास पहला इसमें है, रिपीटर्स में है, उधर नहीं है एफटीवी में। नहीं। तो हाँ, तो जो सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म होता है उनको हम बोल। हाउ एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। सो डेवलपमेंट ऑफ डिवीजन होता है। और वो डिवीजन होके जायगोट के अंदर दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, यानी जायगोट उसके अंदर डिवीजन हुआ। तो देखिए ये जायगोट था पहले आपका, वो जायगोट के अंदर डिवीजन हुआ। तो ध्यान से सुनने, सभी को दो तरह के डिवीजन आप लोगों को बताए गए थे, एक था एंटीक्लिनल और एक था पेरिक्लिनल। है ना, ये सरफेस है, ये जो डिवीजन है इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीक्लिनल। क्योंकि कितना एंगल है इसका, 90 डिग्री। ये सरफेस ऐसा डिवीजन हो रहा है, तो कौन सा एंगल इसमें 180 डिग्री, मतलब जो भी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिक्लिनल, पैरेलल टू द सरफेस। तो यहाँ पे जो डिवीजन है उसको बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ ये, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो जायगोट में पहला आपका डिवीजन हुआ पेरिक्लिनल डिवीजन, दो सेल्स बन गए। कितने सेल बन गए, दो सेल। एक सेल को आप लोग बोलते हो सस्पेंसर सेल, और दूसरे को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनल सेल।
दो सेल बने आपके, एक बना आपका सस्पेंसर सेल, दूसरा बना आपका एम्ब्रियोनल सेल। तो ये वाला जो सस्पेंसर सेल है, ये आपका बन रहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड। और ये वाला जो सेल बन रहा है, वो बन रहा है चैलेंजर एंड की तरफ, है ना। दिस इज फॉर्मिंग टुवर्ड्स चैलेंजर एंड दिस इज फॉर्मिंग टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। है ना क्लियर सभी को? यहाँ पर डिवीजन कौन सा हुआ है, पेरिक्लिनल या एंटीक्लिनल? पेरिक्लिनल। कौन सा डिवीजन है? पेरिक्लिनल। नाउ इन सस्पेंसर सेल मल्टीपल डिविजन टेक्स प्लेस। हाँ, अभी कौन सा डिवीजन हो रहा है यहाँ पे? तो सारे के सारे डिवीजन जो यहाँ पर हो रहे हैं वो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं? माइटोटिक। तो वो जाइगोट बन चुका है अभी हमारा, हमको मियोसिस की जरूरत नहीं है। जो हमारा रिकॉर्सिंग और होना था वो गैमेट फॉर्मेशन के समय हो चुका। तो अभी जो भी डिवीजन होगा कौन से होंगे? वो माइटोटिक डिवीजन। नाउ सस्पेंसर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ लाइन ऑफ 6 to 10 सेल्स। यानी ये सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगा और कितने सेल बनाएगा? 6 to 10। तो जब ये आपका एक लार्ज हो गया एम्ब्रियोनल सेल, और उसके ऊपर आपके जुड़े रहेंगे, है ना, ये ऐसे 6 to 10 सेल्स, है ना। और ये सबके सब कहाँ से बने हैं? सस्पेंसर सेल से। कहाँ से बने ये? सस्पेंसर सेल में, जिसमें से जो सबसे टॉप वाला सेल है टिप पे जो है, उसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया। और इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो ये एम्ब्रियोनल सेल लिख रहा हूँ मैं, ये आपका एम्ब्रियोनल सेल, टॉप वाले सेल को हम बोलते हैं हॉस्टोरिया, और इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टोरिया? तो आप लोगों ने कॉस्कोटा बेल के बारे में, कॉस्कोटा अमरवेल बोलते हैं ना हम। तो जो भी पैरासाइट्स होते हैं इन प्लांट्स, दोस पैरासाइट्स जो कि प्लांट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो प्लांट के अंदर स्पेसिफिक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि वो प्लांट का जो ब्रांच है, स्टेम अपने आपको ऐसे अटका सके, है ना। तो जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर सकिंग पोर्शंस, जहाँ से वो जो न्यूट्रिशन है प्लांट का वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो बिकॉज पैरासाइट इज डिपेंडेंट ऑन होस्ट, तो पैरासाइट का न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? होस्ट की बॉडी से। तो दे हैव डेवलप्ड सम स्पेसिफिक sucking structures, they are called as what? Haustoria, to derive nutrition from the host, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। तो यहाँ पे जो हॉस्टोरिया है वो कौन से एंड पे रहेगा? माइक्रोपाइलर एंड। और वो माइक्रोपाइलर एंड से ही जो भी न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है थ्रू न्यू सेलर उसके आसपास जो प्रेजेंट है, क्योंकि अभी ओवल के अंदर ये बना है, और ओवल के अंदर क्या है? न्यू सेलर्स प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो जो भी उसको न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिल रहा है? माइक्रोपाइलर एंड से, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस हॉस्टोरिया। तो हॉस्टोरिया के थ्रू न्यूट्रिशन आता रहेगा, और न्यूट्रिशन अल्टीमेटली किसको मिल रहा है? एम्ब्रियोनल सेल। बिकॉज ये एम्ब्रियोनल सेल ही मेन हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने वाला है। सो नाउ इन एम्ब्रियो, ये दिस एम्ब्रियोनल सेल, एंटीक्रिनल डिवीजन टेक्स प्लेस। कौन सा डिवीजन हो अभी यहाँ पे? एंटीक्रिनल डिवीजन। हाँ, नहीं, ये जो पूरी प्रोसेस है वो ओवल के अंदर चल रही है। ओवल के अंदर क्या बना था? हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हमने बोला था एम्ब्रियो सैक। वो एम्ब्रियो सैक के अंदर दो सिनर्जिड सेल थे, फिर एक एग था। वो एग ने फर्टिलाइजेशन क्या किया है? जाइगोट। तो वहीं सब कुछ चल रहा है इनसाइड एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही दो एंड है, एक चलेजर एंड और दूसरा माइक्रोपाइलर है। तो पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। सो एंटीनल डिवीजन एक हुआ तो कितने सेल बन जाएंगे बताओ? दो सेल बन जाएंगे। सॉरी, है ना। एंटीनल डिवीजन होगा तो कितने सेल बन जाएंगे अभी फिर? दो। तो दिस हाउ टू सेल्स आर फॉर्म। नाउ अगेन एंटीनल डिवीजन टेक्स प्लेस, फिर से एक और एंटीनल डिवीजन होगा, तो कितने सेल हो जाएंगे ये बताओ? चार हो जाएंगे।
पहले एक था, फिर एक डिवीजन हो तो कितने बन गए? दो। फिर एक और डिवीजन हो तो दोनों के अंदर होगा दूसरा डिवीजन, दोनों के अंदर दोनों दो से कितने बन गए? चार। सो फोर सेल्स आर फॉर्म। इनके ऊपर ये पूरा जो सीक्वेंस है हमारे सेल्स का वो जुड़ा ही रहेगा, है ना। हाइपोफाइसिस एंड ऑस्ट्रोरिया ऑल आर अटैच्ड। नाउ वन पेरिक्लिनल डिवीजन टेक्स प्लेस। पहले दो कौन से डिवीजन हुए? एंटीक्लिनल, है ना। दो आपके एंटीक्लिनल डिवीजन हुए। अभी एक कौन सा होगा? पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल मतलब के पैरेलल टू द सरफेस। तो अभी आपने किया ये पेरिक्लिनल डिवीजन। तो अभी बताओ अभी कितने सेल बन जाएंगे? आठ। है ना, आपके सेल्स बन गए अभी एट। इसमें से जो ऊपर के चार हैं, जो अपर सेल्स हैं, उनको बोला जाता है हाइपोब्लास्ट, और इनको बोला जाता है एपीब्लास्ट। मतलब चार को एपोब्लास्ट, चार को एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। क्योंकि एक्चुअली आप समझने का प्रयास करो तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है ओवल के अंदर, द मेमोरी साइक में। और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो ये सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हुआ है। समझ में सभी को? ये ओवल है, ओवल में ये वाला कौन सा एंड होता है? माइक्रोपाइल। और ये चला है सर, तो यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ ये ऑस्ट्रेलिया से हाइपोफाइसिस तक। और ये आपका एट सेल स्टेज आ गया एम्ब्रियो का। तो ये एम्ब्रियो का एट सेल स्टेज। तो ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? इसलिए ऊपर वाले को बोल रहे हैं हम हाइपोप्लास्ट, और नीचे वाले को बोल रहे हैं हम लोग वहां पर एपिप्लास्ट, है ना। बिकॉज दैट स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड व्हेन वी ड्रॉ अकॉर्डिंग टू ओवल, है ना। समझ में आ गया पीयूष? है ना क्लियर सभी को? नाउ आफ्टर दिस एट सेल स्टेज the cells divide mitotically again and they develop a globular stage. कौन सा स्टेज? ग्लोबुलर। ग्लोब मतलब कि पूरा फुटबॉल के जैसा, है ना, स्फेरिकल। अब वो जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, ऐसा वो ग्लोबुलर स्टेज दिखाई देगा। तो जो सेंट्रल पोर्शन होंगे वो जाके प्लान क्या बनाएंगे? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जाके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। ये जाके बनाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये आपका बनाएंगे जाके क्या? एपिडर्मिस। तो ये वाले जो है हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट वही डिवाइड हुए हैं। उन्होंने डिवीजन कर करके, है ना, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ने ये ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाया। तो वहां से डिवीजन होके जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, आउटर लेयर बनाएगी आपका एपिडर्मिस। सेंटर जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाएगा, और बीच के जो बनाएंगे आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दिस इज हाउ दे, ये आपका दिखता है आपका ग्लोबुलर स्टेज। ये दोनों ही मिलकर बनाएंगे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। सो एपिब्लास्ट मोस्टली आपका एपिडर्मिस बनाने पड़ा करता है। हाइपोब्लास्ट का जो हाइपोडर्मिस से पूरा लेयर सबका इंटरनल लेयर है वो सब बनाएगा हाइपोब्लास्ट। सो एपिब्लास्ट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग्स एंड हाइपोब्लास्ट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग योर इनर कवरिंग्स। वो भी जुड़े हुए ही है, दे आर अटैच्ड। हाइपोफाइसिस और उधर हॉस्टोरी। अब ये ग्लोबुलर स्टेज है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा स्टेज? ग्लोबुलर स्टेज। अब इससे आपका डेवलप होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो।
जॉब है ना मुझे, मतलब कि मतलब बच्चे को ड्रेस बुलाना है, मैं तो बच्चे भेजा टीचर है अपनी खाते हैं तो सबसे रोटी बता रहा है सबसे बच्चे और ओके ना हेट ना उठे पीछे वाले फ्लोर से लेफ्ट ना लेफ्ट है ना लेफ्ट है होते सामो हॉल थे उसे फ्री में बताते हैं सबके बाद जल्दी बात मैं बताया था सबसे बाद तो मेरा ठीक है ना तो नंबर जी ना मुकद भक्ति को बोलो फोन पेशेंट हाँ तो खाई बट ना पहले तो बड़ी कॉल पे जो का रेशन आना चाहिए ठीक है माझे तो वो गाला है तो ठीक है बोलो बोलो नहीं न्यूज चैनल से हमने पढ़ा था प्लासेंटा जुड़ा हुआ है ओवल से है ना याद है ऐसा क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा था फ्लैटन क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर बनाया था डायग्राम लोगों ने है ना सो ये फ्यूनिकल हाइलम न्यूसेलस ये सब जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए सो फ्यूनिकल अटैचमेंट सो प्लासेंटा इज टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम द प्लांट प्लासेंटा को नरिशमेंट आएगा प्लासेंटा से फ्यूनिकल फ्यूनिकल से न्यूसेलस न्यूसेलस से माइक्रोपाइलर और पूरे इसको और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो डिवाइड कर रहा है तो एंडोस्पर्म को भी डिवाइड करते समय न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए हाँ तो उसको मिलेगा जब तक कि ये इंटेगमेंट सीड नहीं बन जाता मतलब हार्ड सीड कोट नहीं बन जाता तब तक इनको नरिशमेंट मिलता रहेगा जैसे ही आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया फिर आपका जो सीड का ये इंटेगुमेंट से ओवल के वो क्या बन जाता है आपके सीड कोड एक बार अगर सपोज सोचो स्टार्टिंग में इंटेगुमेंट सीड कोड बन गए तो कोई न्यूट्रिशन आगे जाएगा क्या सब प्रोसेस रुक जाएगी तो इन दोनों का डेवलपमेंट रुक जाएगा तो अभी हमारा नॉर्मल एक्चुअल ओवल ही है जब तक कि आपका ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओवल के अंदर यहाँ पर और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ये दोनों नहीं हो जाता तब तक आपका सीड का फॉर्मेशन तब तक वो सीड कोड बनेगा तब तक वो इंटेगुमेंट्स ही रहेंगे अलाइव सेल्स रहेंगे जहां से प्लासेंटा अपना न्यूट्रिशन भेजता जा रहा है जैसे ही ये दोनों डेवलपमेंट हो गया कि भाई अभी हमारा काम हो चुका है और ये डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूसेलस था वो भी अपना योगदान दे देगा न्यूसेलस में बहुत सारा अपना फूड स्टोर था वो पैरेनकाइमेटस था वो अपना खाना किसको दे देगा एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को कि तुम मेरा खाना ले लो तुम जुग जुग जियो भैया तुम्हारा काम चलता रहना चाहिए लेकिन कहीं कहीं पे वो न्यूसेलस बच जाता है उसको हम बोलते हैं कौन से सीड्स पेरिस्पर्मिक्स है पढ़ा था हम लोगों ने हाँ तो बस न्यूसेलस ने अपना खाना दे दिया उसने वो भी मर गया बचेगा लास्ट में सिर्फ इंटेग्यूमेंट्स और अंदर बचेगा एम्ब्रियो और एक बचे आपका एंडोस्पर्म तो फिर ये बोलेंगे चलो अब इंटेग्यूमेंट क्या बन जाओ तुम सीड बन जाओ और ये ओवरियो क्या बोलेंगे तुम क्या बन जाओ अभी फ्रूट बन जाओ तो फिर फ्रूट का डेवलपमेंट चालू होगा और सीड ये बन जाएगी सीड कोट फ्रूट बन जाएगा अंदर सीड रह जाएगा फ्रूट खाया अपने सीड बाहर आया जमीन पे उसमें से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट एंडोस्पर्म से और एम्ब्रियो में एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल कोलोराइजा कोलेप्टाइल मोनोकॉट्स में और आपका प्लांट डेवलप हो गया क्लियर सभी को अभी हम्म कौन जायगोट से क्या बनता न्यूसेलस न्यूसेलस अपना खाना किसको देगा एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को when embryo develops into a new plant when endosperm provides food but अभी तो एंड हाँ अभी तो एंडोस्पर्म को खुद खाना चाहिए ना तो वो खाना कहाँ से मिलेगा एंडोस्पर्म को तो वहां पर बनता ही नहीं है तो जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है उनमें क्या हुआ है उनके अंदर ये जो एंडोस्पर्म था उसने भी अपना पूरा एंडोस्पर्म तो डेवलप हुआ ही नहीं पीईसी से आगे और जिनमें डेवलपमेंट हुआ भी उसने अपना पूरा फूड किसको दे दिया अभी एम्ब्रियो को ही दे दिया हाँ अभी दे दिया और एंडोसम गिव्स इट फूड टू द कॉर्डेटेंस तो कॉर्डेनर को फूड चलाता है तो कॉर्डेनर को फूड चला गया तो फूड बच गया कॉर्डेनर के फॉर्म में तो मोनो हाँ सब लोग अपना न्यूट्रिशन दे देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही कॉर्डेनर है सो दे नीड अनदर एंडोस्पर्म फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डाइकॉट्स हैव टू कॉर्डेनर so they don't require another endosperm for giving nutrition मगर दोनों कोऑर्डिनेट से काम चल जाता
फ्रूट बॉल, ओवरी की बॉल से। मैंने पढ़ा था ना, ओवरी की बॉल जो है वो पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या बन जाती है आपकी, ओ, ओवरी की बॉल बन जाती है क्या, पेरिकार्प। और वही पेरिकार्प डिफरेंशिएट होती है एपिकार्प में, मेसोकार्प में और एंडोकार्प में। तो जहां पे पल्पी है, तो अभी अपने फ्रूट का डेवलपमेंट कब तक होता है, जब तक वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लांट से। तो फ्रूट को न्यूट्रिशन भी कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। तो इसे तो लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो लीफ फोटोसिंथेसिस क्यों करती है, क्योंकि फ्रूट का डेवलपमेंट करना है। बर्ड, अभी फ्लावर आपका बर्ड में है, वो फ्लावर को बर्ड से आपको ब्लॉसम करवाना है, नीचे रूट से, नीचे बेचारे रूट्स पानी को पहुंचा रही है तुमको, उनको भी खाना चाहिए, वो भूखी बैठी है, उनको खाना पहुंचाना है। तो ये सब को खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, लीफ की। जो तो लीफ कर रहा है फोटोसिंथेसिस, एक खाना बनाओ, ग्लूकोज भेजो फ्रूट को, तभी फ्रूट के अंदर ग्लूकोज आएगा, वो पल्प बनेगा, उसमें फिर अंदर एंडोस्पर्म को भी खाना पहुंचाना है, उसका भी न्यूट्रिशन चल रहा है ना। तो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट, लीफ के ऊपर। और लीफ के अंदर चल रहा है, काम कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में रहा फोटोसिंथेसिस, वो पढ़ा हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका बन गया अभी हार्ट शेप एम्ब्रियो, है ना, इससे भी आपका ये जुड़ा ही रहेगा अभी भी। और फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो से आपका बन जाता है हॉर्स शू शेप्ड, है ना। बीच में एक और शायद है टॉर्पिडो, आप लोग को डायग्राम में दिया है क्या एनसीईआरटी में, टॉर्पिडो। हार्ट शेप दिया है, फिर डायरेक्ट। टॉर्पिडो इनवेटिव बनाएगा, है ना। सो हार्ट शेप से बनता है हॉर्स शू शेप, और इन बिटवीन एक और शेप है, उसको बोलते हैं हम टॉर्पिडो। तो टॉर्पिडो किसको बोलते हैं, हमने फ्रॉग पढ़ा है क्या, फ्रॉग में आता है टॉर्पिडो, किसमें आता है, कैटरपिलर में आता है, किसके डेवलपमेंट में आता है टॉर्पिडो, टॉर्पिडो किसके डेवलपमेंट में आता है, टॉर्पिडो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है ना टॉर्पिडो। लार्वा, लार्वा का टॉर्पिडो आता है सब कुछ। कौन सा है, किचन का है, किचन में नेटवर्क, मैं इसमें भी। क्या पासवर्ड क्या है, सबका यही क्या, सबका पासवर्ड। नहीं वो नहीं है, मेरे टैब में सर्च करता हूँ मैं। हाँ, मेन ही छोड़ो, अभी 2 मिनट रहेगी बस। कौन सा है मुझे बताए, फिश के डेवलपमेंट में आता है क्या, सर टॉर्पेडो फिश है, हाँ ये टॉर्पेडो फिश होता है ऐसा, दिस इज टॉर्पेडो फिश। गिल्स होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, पता नहीं, नहीं गिल्स नहीं है, देयर इज डिजाइन मार्क, कॉमन टॉर्पेडो होता है, ऑल सेट।
आइड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक रे। टॉर्पेडो, फिश है, इलेक्ट्रिक रे, करंट लगेगा इसको हाथ लगाया तो। लिखा है ना इलेक्ट्रिक रे। माय गॉड, हाथ लगाओ तो। So this is torpedo. So torpedo stage and then comes lastly horseshoe stage. So horseshoe stage का आप लोग इसमें डायग्राम बना हुआ है, देखो आप लोग सब लेबलिंग किया उन्होंने, डायग्राम देखो एनसीईआरटी में आप लोग। हॉर्सशू, अरे भैया घोड़े का पैर नहीं देखा क्या तुमने? ऐसा घोड़े के इसमें ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसा वो स्टील का लगाते, स्टील का नहीं पता नहीं आयरन का लगाते हैं ना घोड़े के पैर के नीचे। क्यों लगाते हैं? आवाज करेगा इसलिए। फिर क्यों लगाते हैं घोड़े के पैर के नीचे ऐसे? उसको भी जूता पहनाना रहता है। हाँ, कांटे लगने नहीं चाहिए, तो ये लगता नहीं होगा उसको। हाँ। हाँ, फिसलना नहीं चाहिए। फिसलना नहीं चाहिए, रूल ही फिसलना नहीं चाहिए। ग्रिप, पता नहीं, मुझे भी रीजन पता नहीं है। मुझे लगा तुम लोगों को पता होगा, पर ठीक है लगाते हैं, लगाते हैं। कांटे वाला तो रीजन में रहता होगा, बिकॉज हाँ हो भी सकता है कांटे का, पर ऑलरेडी हॉर्स का जो वो शू रहता है वो बहुत मतलब बहुत, हाँ, तो कांटे का तो ठीक है, हो भी सकता है। और या तो गिर जाए तो, इसलिए वॉट एवर। तो ये हॉर्स शू शेप के हिसाब का दिखता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो और डेवलप्ड एम्ब्रियो। सो यू हैव प्लूमिल, यू हैव, सो प्लूमिल इज व्हाट, क्या होता है प्लूमिल? और रेडिकल पढ़ा ना हम लोगों ने। हाँ, रूट डेवलप होता है, तो ये भी कैसे जाएगा? हाँ, सो दिस इज योर प्लूमिल, this tip will be your radical, and these two are your cotyledons। है तो आपकी कॉटिडन है, ये प्लूमिल है, रेडिकल। इसको डायग्राम हमको, हम हमारी तरफ से कैसे बनाते हैं हम इसको, हम ये कॉटिडन जैसे दिख रहे हैं आपको, इनको हम ऐसे कर देते हैं। जब आपको ऐसे दिख रहा है ना कॉटिडन, इनको कैसा कर दिया हम लोगों ने, इस तरीके से। और जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसको हम फिर हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। so then this becomes your plumule and this becomes your radical। नहीं होता ऐसा नहीं, वो हमारे डायग्राम समझने के लिए हम ऐसा बना रहे, वो सीड में ऐसा ही होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा सीड है वो भी, सबका साइज अलग है, शेप अलग अलग है सीड्स का। ग्राउंडनट का सीड आपको अलग मिलेगा, पी का शेप में अलग मिलेगा, पल्सेस में अलग मिलेगा आपको। बट हमारा कहना मतलब है कि दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक प्लूमिल है और एक रेडिकल है। इसका जो रीजन है उसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल, और नीचे रीजन को बोलते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल। सो एपिकोटाइल से बनेगा आपका शूट, प्लूमिल से बनेगा शूट का टिप, हाइपोकोटाइल से बनेगा रूट, और रेडिकल से बनेगा रूट टिप ना। सो एपिकोटाइल विल गिव यू, एपिकोटाइल से क्या बनेगा, शूट। और एपिकोटाइल में जो वहाँ पे एंड होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्लूमिल। हाइपोकोटाइल बनेगा रूट, और हाइपोकोटाइल यहाँ पे एंड होती है उसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल, वहां से बनेगा आपका रूट टिप। बोलो। एपिकोटाइल इज रीजन, प्लूमिल टिप को बोला जाता है, टर्मिनल पोजीशन पॉइंट को। टर्मिनल पॉइंट इज प्लूमिल, ये टर्मिनल पॉइंट रेडिकल, तो इससे बनेगा रूट का टिप। लेकिन रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो वो हाइपोकोटाइल से होगा। रूट, ये जो भी रूट है आपका ऐसा, इसको आप क्या बोलते हो, रूट टिप। किसको बोलते हैं रूट टिप? इसी को बोलोगे ना, मतलब जो टर्मिनल पॉइंट है उसको बोलते हैं रूट टिप, दैट इज योर रेडिकल, एंड दिस होल elongated रीजन इज कॉल्ड एज रूट। और वो रूट का डेवलपमेंट होता है आपका हाइपोकोटाइल से। हाँ, सो हाइपोकोटाइल आपका बढ़ते जाएगा,
और वो हाइपोकॉटल से रूट बनेगा, लेकिन जो हाइपोकॉटल का एंड है उसको बोलते हैं हम रेडिकल, और वही जाके आगे बन जाता है आपका रूट का टिप। नहीं, वो तो अटैचमेंट के लिए है, वो बाद में गायब हो जाएंगे, एक बार सीड आपका बन गया, सो दे ऑल विल डीजनरेट। उनका पर्पस जो था, उनका पर्पस सिर्फ इतना ही था कि जो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय तो क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन। अभी जो कि एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, सीड अभी बन गया हमारा, और हम बाहर से न्यूट्रिशन अभी ले सकते हैं क्या? नहीं। सो नाउ दे ऑल विल डीजनरेट, दे विल आल्सो गिव द न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, एंड दे विल ऑल डीजनरेट। सो आपको सीड के अंदर ये सस्पेंसर सेल्स आपको दिख रहे सारे के सारे, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, वो सब गायब हो जाएंगे। उनका काम सब कब तक था? सिर्फ उनका काम था जब तक कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो भी डेवलप हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो आपका बन गया, हॉर्स शेप का एम्ब्रियो बन गया, तो अभी आपका उनका काम अभी खत्म हो चुका है ना? इस तरह देखो, डायग्राम में धीरे धीरे नीचे का जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो था उसका साइज बढ़ते जा रहा है, और ऊपर इसमें उनका साइज कम होते जा रहा है ना? है ना समझ में सभी को? दिस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ योर एम्ब्रियो। अब नाउ ये जो हमने डेवलपमेंट पढ़ा, ये पढ़ा हमने डायकॉट्स का। किसका पढ़ा ये? डायकॉट्स का। मोनोकॉट्स के लिए लिखा उन्होंने द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज सेम, ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर उसके अंदर नहीं है। इट इज जस्ट जहां हमारे यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, वहाँ कितने कोऑर्डिनेट बने हैं? केवल एक। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे कितने बने हैं? दो। एंड दे विल हैव, हम आगे देखेंगे कि इसको, इसके एम्ब्रियो को बोलते हैं हम लोग, हाँ नहीं, उनके उनके कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्क्यूटेलम। एम कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स, कॉटिलिडन इन monocots is called as scutellum। वहाँ आपको देखने को मिलता है क्या? scutellum। हम्म। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जब बना है प्लूमल रेडिकल, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो नाउ वी कम टू मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। कौन सा? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एम्ब्रियो का पोर्शन है। डाइकॉट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ओनली, है ना? डाइकॉट को हम लोग, कॉर्डिनेट को हम लोग एम्ब्रियो का ही पार्ट बोलते हैं। सो नाउ वी कम टू डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड में क्या मिलेगा आपको? सीड कोट। सीड कोट का क्या नाम बोलते हैं हम लोग? दो लेयर्स होते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में। सीड कोट बनता कहाँ से? इंटेग्यूमेंट से। दो इंटेग्यूमेंट से आपके पास, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट बन जाता है टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट बन जाता है टेगमेन। टेस्टा इज फॉर्म्ड बाय आउटर इंटेग्यूमेंट, टेगमेन इज फॉर्म्ड बाय इनर इंटेग्यूमेंट। ये पहला चीज होता है सीड के अंदर। दूसरा आपका होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमने देख लिया, डाइकॉट के अंदर जैसे दो कॉटिडन है उसके पास। मोनोकॉट्स में आपको ऐसे कोने के अंदर दिखाई देता है विथ एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज प्लूमल, दिस इज रेडिकल। प्लूमल के ऊपर आपको कवरिंग मिलता है, और रेडिकल के नीचे आपको कवरिंग मिलता है। प्लूमल के ऊपर जो कवरिंग है क्या नाम है उसका? पोलियोटाइल। और यहाँ पर जो कवरिंग उसको बोलते हैं हम पोलियोराइजा। दिस इज योर कॉटिडन कॉल्ड एज स्क्यूटैलम, है ना? अगर आप, और एंडोस्पर्म यहाँ पे आ जाएगा, आपका सीड जैसा बढ़ जाता है विद एन एल्यूरोन लेयर।
और ये एलरोन लेयर किसका बना हुआ है? प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हाँ, कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजर विल फाइंड ओनली मोनोकॉट्स। तो एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ। कोलोराइजर और कोलेप्टाइल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? अनडिफरेंशिएटेड शीथ। तो अनडिफरेंशिएटेड शीथ मतलब क्या है? ऐसा कवरिंग है वो, लेकिन उनके जो सेल्स हैं उनके बारे वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। दे विल गेट डिफरेंशिएटेड लेटर। तो कोलोराइजा आपका बाद में बनेगा रूट के, क्या बनेगा बाद में? रूट कैप। और जब आपका कोलेप्टाइल है, इट इज कवरिंग और इट इज इनक्लोजिंग। इनक्लोजिंग ये वर्ड समझते हैं आप लोग ना? इनक्लोज करना या इनक्लोजिंग, यानी उनसे क्लोज करके रखा हुआ है। ऐसे हाथ से पकड़ के रखा है, इनक्लोज करके रखा हुआ है। किसको? जो फ्यूचर आपका बनने वाला है शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना? प्लूमल से क्या बने आपका? शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ से निकलेंगे आपके लीफ प्रिमोर्डिया, पढ़ा था हम लोगों ने एनाटॉमी के अंदर। और वो लीफ प्रिमोर्डिया बन जाएंगे फ्यूचर आपके लीफ। सो शूट टिप, शूट एपिकल मेरिस्टेम, लीफ प्रिमोर्डिया, ये सब आपका डेवलप कैसे होगा? आपका प्लूमल से। तो वो सबके जो सेल्स है उनको इनक्लोज किसने करके रखा है? कोलेप्टाइल। So coleoptile is enclosing the cells which will develop in future shoot apical meristem and leaf primordia। और जो कोलोराइजा है वो खुद बाद में क्या बन जाएगा? रूट कैप। रूट कैप बन जाएगा। और रेडिकल आपको बनेगा रूट, नहीं, रेडिकल बनेगा आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। कोलेप्टाइल कवर कर रहा है। मैंने नहीं बोला कि कोलेप्टाइल बनेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। प्लूमल बनेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसको कवर करके किसने रखा है अभी? कोलेप्टाइल ने। और यहाँ कोलोराइजा इज कवरिंग रूट एपिकल मेरिस्टेम विच इज रेडिकल। ये आपका बनेगा। और ये बनेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। और वहीं से एक्सिलरी बॉर्ड बनता है, लेफ्ट बिहाइंड पढ़ा था आप लोगों ने, याद होगा। और वहीं से आपका बनता है फिर लीफ प्रिमोर्डिया। तो होगा सभी को। उसके बाद आपके एनसीईआरटी ने एंडोस्पर्म के बारे में बताया नेक्स्ट पेज पे, है ना? और पेरिस्पर्म बताया है, जहां पे रेमिनेंट्स होते हैं न्यू सेलस के। रेमिनेंट्स ऑफ न्यू सेलस को आप लोग बोलते हो क्या? पेरिस्पर्म। ऐसा कोई सीड जिसमें न्यू सेलस रह गया, उसके कुछ रेमिनेंट्स रह गए, दैट रेमिनेंट्स ऑफ न्यू सेलस हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। रेमिनेंट्स मतलब क्या? जूठा बच जाता है ना, खाते हैं तो थाली में, उसको बोलते हैं रेमिनेंट्स। तो सीड का डेवलपमेंट हो रहा था, न्यू सेलस डेवलपमेंट कर रहा था, किसका हेल्प कर रहा था डेवलपमेंट में? एम्ब्रियो के, एंडोसम के डेवलपमेंट में। लेकिन अभी उसे कुछ ना कुछ पोर्शन बच गया है। तो कुछ सीड्स के अंदर हमको ये न्यू सेलस पेरिस्पर्म के फॉर्म में दिखाई देता है। और ऐसे सीड्स को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं सीड्स को हम लोग? पेरिस्पर्मिक सीड। तीन एग्जांपल है इसके, कौन कौन से? पेरिस्पर्मिक सीड के, बीटरूट, ब्लैक पेपर और कॉफी। कॉफी, ब्लैक पेपर और बीट रूट। सो पेरिस्पर्मिक सीड्स, सीड्स विद पेरिस्पर्म। हाँ, पेरिस्पर्मिक सीड्स में कॉफी, बीट रूट, ब्लैक पेपर और पेपेवर नाइग्रिमम, बीटा वल्गैरिस और कॉफी। टाइम कितना बचा है? टाइम। हाँ, हाँ, रूट क्या बाद में आपका डिफरेंशिएट हो गया, वो खुद रहे उसका प्रिमिटिव फॉर्म है। एनसीईआरटी में लाइनें लिखी है, लाइन ही पढ़ लेते हैं। लास्ट पेज पे आ जाओ आप लोग, 35 पे आ जाओ। एट इट्स लोअर एंड, एट इट्स, देखो 35 में, एट इट्स, हाँ, 35 का लास्ट लाइन। एट इट्स लोअर एंड द embryonal axis has a radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath
कॉल्ड कोलियोराइजा। मतलब वो जो अनडिफाइंड शीट है वो कोलियोराइजा है, और उसके अंदर इनक्लोज्ड कौन है, रूट क्या। द पोर्शन ऑफ द embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. Epicotyl has a shoot apex and a leaf and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. तो कौन इनक्लोज कर रहा है यहाँ पर, कोलेप्टल। किसको इनक्लोज कर रहा है, लीफ प्रिमोडिया को और शूट एपेक्स को। हाँ मतलब, हाँ मतलब वो एपिकोटाइल से बनेगा आपका, एपिकोटाइल से बनेगा आपका, शूट एपेक्स बनेगा और लीफ प्रिमोडिया बनेगी। और वो कौन कवर कर रहा है, होलो फोलियर स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग, उसको बोल रहे हैं हम लोग कोलियोप्टाइल। हाँ कोलियोराइजा के अंदर इन द सेंस दो सेल्स विल बी ओनली डेवलप इनटू रूट कैप। जो रूट टिप है आपका, रूट टिप के ऊपर आपका रूट कैप है, वो रूट कैप ही आपका कौन है, अभी कोलोराइजर है, बाद में आपका कोलोराइजर ही आपका रूट कैप बनेगा। और आपका जो ये रेडिकल है वो बनेगा आपका रूट का टिप। इनक्लोज देखो, अब दोनों जगह उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, इनक्लोज है ना, उधर भी देखो उन्होंने लिखा है, ऊपर वर्ड लिखा है इनक्लोज इन एन अनडिफाइंड शेप, और नीचे भी लिखा है इनक्लोज इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर। तो दोनों किसको इनक्लोज कर रहे हैं, तो दिस इज रूट कैप विच इज इनक्लोज इन कोलोराइजा विच विल डेवलप इनटू फ्यूचर रूट कैप। और यहाँ पे शूट अपेक्स एंड लीफ प्रिमोर्डिया विच विल डेवलप फ्रॉम एपिकोटाइल, लिखा ना, एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड लीफ प्रिमोर्डिया, कोलोराइजा। नहीं नाउ वो इनक्लोज फॉर्म में है, लेकिन बाद में आकर वही फ्यूचर उसका वही बनने वाला है, कोलोराइजा। हाँ रेडिकल विल बी रूट टिप एंड दिस क्योंकि यहाँ पर लिखा उन्होंने प्लूमल विल बी शूट की, कहाँ गया प्लूमल का, प्लूमल नहीं लिखा उन्होंने। और प्लूमल से बन जाता है हमारा शूट टिप, और उसी के अंदर आपका ये शूट अपेक्स और लीफ प्रिमोर्डिया, और रेडिकल से बन जाता है रूट टिप। हाँ ये हो गया आपका। और नीचे उन्होंने बताया है क्या, हाँ कोलेप्टाइल, होलो मतलब खाली, फोलिया मतलब के मतलब जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम यूज करते हैं फोलिएज, हम बोलते हैं फोलिएज ऑफ ट्री। सो फोलिएज इसको बोलते हैं हम, जो ग्रीन पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो कोलेप्टाइल है वो भविष्य में क्या करने वाला है, मतलब इट इज पार्ट ऑफ फोलिएज स्ट्रक्चर, जो कि वो फोलिएज लीजन है उसको वो न्यूट्रिशन देना, मतलब उसको कवर कर रहा है। सो फोलियर फोलिएज, these words are used for those parts which are participating in photosynthesis. hollow मतलब खाली। हाँ कोलोराइजा, अभी वो सेल्स है कोलोराइजा, रेडिकल आपका बाहर रूट निकल कर आया, रूट टिप रहा, सो कवरिंग देने का काम वही सेल्स करेंगे इन फॉर्म ऑफ रूट कैप। और रूट कैप के जो सेल्स है वो हमने पढ़ा था डीजेनरेट होते रहते हैं वियर एंड टीयर के कारण। आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था कि आप जमीन पे चलते हो तो ऐसे आपका ये फट जाएगा, है कि नहीं। आप बचपन में खेलते हैं तो ये घुटनों की वजह से चीजें फट जाती है ना, पैंट फट जाते हैं ना जैसे, है ना, फिसल पट्टी आप अगर होते तो पीछे का पैंट फट जाता है, आपको एक्सपीरियंस होगा पता नहीं। तो जहाँ पे फ्रिक्शन होगा वहां पे क्या होता है, वियर एंड टीयर। तो रूट कैप इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू रूट टिप, जहां से भी रूट आपका निकलेगा सॉइल में से, तो वियर एंड टीयर किसका होगा, रूट कैप का। तो रूट कैप जब वियर टीयर हो गया तो उसको बनाएगा कौन, उधर इज द कौन, हाँ रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम विल फॉर्म न्यू रूट कैप अगेन एंड अगेन, जब भी वहां पे क्या होगा, वियर एंड टीयर। कोलोराइजर तो अभी है, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों ने डोसा खाया है, चलो, है ना, सबने डोसा खाया है ना, वेरी गुड। तो आप पहले बैटर बनाते हो, है ना, बनाते हो ना बैटर, फिर बैटर बनाने के बाद आप उसको कहाँ कहाँ रखते हो, तवे के ऊपर, फिर वो पेपर डोसा बन जाता है। तो क्या मैं बैटर को डोसा बोल सकता हूँ क्या, नो इट इज कोल्यूराइज है, लेकिन वही बैटर आपका क्या बन गया बाद में, डोसा। तो डोसा बना किससे है, बैटर से ही बना है, बट आई कैन नॉट कॉल बैटर एज डोसा, आई कैन नॉट कॉल डोसा एज बैटर, बोल सकता हूँ क्या मैं। सो कोल्यूराइजर नाउ हैज बिकम रूट cap. Now I cannot call as polarizer. Neither I can call polarizer as a root cap. है ना। सो बैटर से आपका बनता है डोसा, वैसे आपका पोलराइजर से बन जाता है रूट कैप। नहीं वो तो उसने फॉर्म चेंज कर दिया ना अपना, उसका फॉर्म अभी कैसा बन गया, रूट कैप का फॉर्म ले लिया उसने, सो नाउ इट इज कॉल्ड एज रूट कैप।
ठीक है। हाँ, तो अभी आंसर ने टॉपिक दिया सीड डॉर्मेंसी। क्या टॉपिक दिया उन्होंने? सीड डॉर्मेंसी। क्या बोल रहे हैं सीड डॉर्मेंसी? कि भाई आपका सीड बन जाता है, लेकिन सीड बनने के बाद वो एक डॉर्मेंट सिचुएशन में चला जाता है। क्यों जाता है डॉर्मेंट सिचुएशन में? क्योंकि उसको पता है कि अभी अगर मैं डॉर्मेंट सिचुएशन में नहीं जाऊंगा, so it is not necessary that after formation only I will get suitable environment for germination, है ना? तो सपोज आपका सीड बनेगा फ्रूट के अंदर, दैट फ्रूट विल आल्सो टेक सम टाइम टू गेट प्रॉपर फॉर्म। राइपन होने में फ्रूट को भी फॉर्म टाइम लगेगा। वो फ्रूट आपका राइपन हो गया, अच्छे से बन गया, वो राइपन फ्रूट फिर नीचे जमीन पे गिरेगा, कोई खाएगा उसको, फिर सीड जाके बाहर आएगा जमीन के अंदर, है ना? सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू कम आउट इनटू दैट suitable environment of soil where it has all the possibilities to germinate। तो ये टाइम पीरियड है ना, बहुत समय लगने वाला है उसको। तो किसी किसी के अंदर ऐसा नहीं होता है, सीड डायरेक्टली फ्रूट के अंदर नहीं है। जैसे कैरियोप्सिस हमारा वीट है, वहां पे सीड कोट और फ्रूट वॉल के आपस में फ्यूज्ड है, सो देयर सीड कैन डायरेक्टली कम आउट एंड कैन जर्मिनेट। यस और नो? लेकिन जहां पर सीड बहुत एम्बेडेड है, सो दे हैव अ लार्ज टाइम पीरियड कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। जब वो डॉर्मेंट सिचुएशन में होते हैं, तब आप उनको अगर फेवरेबल सिचुएशन दोगे भी, तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, इवन दो यू गिव देम ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, पानी दे दो, न्यूट्रिशन सब कुछ दे दो। लेकिन चूंकि वो कौन सी सिचुएशन में है? डॉर्मेंट सिचुएशन में, वो अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। वंस द डॉर्मेंसी ब्रेक डाउन, एक बार डॉर्मेंसी टूट गया, तब फिर वो सीड को अपने फेवरेबल एटमॉस्फेयर दिया तो आराम से क्या कर जाएगा? जर्मिनेट। तो हम पढ़ेंगे प्लांट को डेवलपमेंट में आएगा कि भैया कौन सा हार्मोन सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड, कौन सा उसको ब्रेक डाउन करता है, जिबरेलिन है। सो दिस इज हाउ देयर आर हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड, and these hormones will make the seed break their dormancy and then they start germinating। तो सीड डोर्मेंसी का टाइम पीरियड सभी प्लांट में कैसा होता है? अलग अलग, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्रूट दे हैव, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दे हैड, तो उनका बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म दे हैव, बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बेस्ड ऑन द प्लांट वेयर इट ग्रोस, पानी में ग्रो हो रहा है, जमीन पे ग्रो हो रहा है ना? तो बेस्ड ऑन डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स, द टाइम पीरियड ऑफ सीड फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन, ये टाइम पीरियड हो गया ना। सीड बन गया, लेकिन बनने के बाद वो तुरंत जर्मिनेट नहीं होगा, एक समय आएगा उसके बाद वो फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलने पे जर्मिनेट होगा। तो दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। तो ये सीड डॉर्मेंसी टाइम सबके अंदर वेरी करता है। तो उन्होंने एग्जांपल लिया दो प्लांट का, एक था लुपिनस आर्क्टिक्टस। तो लुपिनस आर्क्टिक्टस उनको मिला था एक राजा के घर से, पैलेस में से, किंग हैरोड नाम दिया है शायद। सो किंग हैरोड नाम का कोई राजा था, उसका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन चल रहा था, महल था उसका बहुत बड़ा। और महल तो, राजा मर गया, पीढ़ियां बीत गई, सब कुछ हो गया। तो राजा के महल में से जब उनका एक्सकेवेशन चल रहा था कि यहाँ पे कौन रहता था, क्या चल रहा था, तो उनको एक सीड मिला किसका? लुपिनस आर्क्टिक्टस का। और वो लुपिनस आर्क्टिक्टस के सीड को उन्होंने निकाला और पता करा कितने साल पुराना है। So 10,000 years back it was found, and then that date palm Lupinus arcticus is not date palm, Phoenix dactylus date। हाँ, तो वो Lupinus arcticus के उन्होंने सीड को निकाला और फिर जमीन में गाड़ा, तो उसमें से प्लांट निकल के आया। मतलब सीड क्या था? अलाइव की डेड? हाँ, मतलब सीड मरा नहीं था, एम्ब्रियो अलाइव था उसके अंदर। और फिर वो प्लांट निकला तो पता चला कि अच्छा, मतलब कितने साल से वो सीड जिंदा था? 10,000 years, since last 10,000 years that seed was alive। देन सेकंड उनको डेड सी, कि है ना डेड सी ना, डेड सी ना, हाँ डेड सी के पास से उनको वहां मिला था फियोनिक्स डैक्टिलर। कैंग हेरोड का पहले से डेड सी के पास था। और इनको कौन सा मिला था फिर? लुपिनस फियोनिक्स डैक्टिलस कहाँ से मिला था? आर्कटिक टुंड्रा के बीच में। हाँ, और लुपिनस कहाँ से मिला था फिर? अच्छा, हाँ लुपिनस आर्कटिक को मिला था आर्कटिक टुंड्रा से, रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ। और एक उनको ये किंग हेरोड्स के पैलेस से उनको मिला था नया, इसका नाम था फिनिक्स टेक्टिवरा। और दैट वाज अ सीड ऑफ डेट पम, और वो 2000 साल पुराना। तो दिस हाउ दिस सीड डोमेंसी कैन लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट रहता है। आप लोग पेज पे आ जाओ, 37 पे आ जाओ, 37। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म, मिला सबको? हाँ। फर्स्ट, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable। क्या मतलब हुआ इसका? कौन डिपेंडेंट है वाटर पे?
डिपेंडेंट है क्या? इंडिपेंडेंट लिखा है उन्होंने। सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। किसके ऊपर डिपेंडेबल है फिर? वाटर पे? हाँ, क्या मतलब है उसका? काय पे उसका मतलब हुआ? बोलो बोलो, सीड्स आर मोर इज मोर डिपेंडेबल। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। है ना, किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूट्रिशन ऑफ कॉटिलिडन एंड एंडोस्पर्म, उनके न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन दोनों में आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए क्या? पॉलिनेशन में चाहिए, इफ वाटर इज द एजेंट। अदरवाइज फॉर फर्टिलाइजेशन, अभी तक जो था हमारा टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स, उनमें क्या चाहिए होता है? पानी। एंड द मूव एंड दे ग्रो गो थ्रू वाटर एंड दे टेक फर्टिलाइजेशन। सो हियर योर सीड्स, मतलब जो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन ऑफ कॉटिलिडन एंड एंडोस्पर्म। ना सीड फॉर्मेशन, ना फॉर्मेशन हो रहा है, बट द डेवलपमेंट इनसाइड द प्लांट ओनली, प्लांट इनको न्यूट्रिशन दे रहा है ना। लेकिन वो न्यूक्लियस फॉर्म में प्रेजेंट है, वहां पे प्लासेंटा उनको अटैच्ड है। सो कहने का मतलब क्या है कि वो किसी एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट इटसेल्फ। द प्लांट इज गिविंग देम न्यूट्रिशन। सो सीड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पूरा का पूरा प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट। दे आर नॉट नाइदर डिपेंडेंट ऑन वाटर, दे आर नाइदर डिपेंडेंट ऑन एयर। वो किसी भी एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पूरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो प्लांट इनको पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है। सो वॉट एवर फॉर्मेशन इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग इनसाइड plant only. They're always dependent on plant. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in another. That seed is dependent on plant, क्योंकि सीड का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? ओवल के अंदर, एम्ब्रियो साइक के अंदर। वहीं आपका पूरा वो जुड़ा हुआ है ओवरी से फ्लावर, फ्लावर आपका जुड़ा हुआ है स्टॉक के द्वारा प्लांट से। तो न्यूट्रिशन कौन दे रहा है वहां पे? प्लांट ही दे रहा है ना। द होल लीव्स आर डूइंग फॉर देम ओनली। नहीं, वो तो लिखा है, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। सीड इज मोर डिपेंडेबल लिखा है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन plant only for the formation. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal. तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज किसी के पास। कहाँ पे फ्रूट डेहिसेंट हो रहा है, कहीं पे उन्होंने फ्रूट को कैसा बना दिया है? पल्प ही बनाया, ताकि कौन खाएगा उनको आके? एनिमल खाएगा, तो एनिमल सीड भी खा जाता है, फिर उसके एक्सक्रीटा के साथ में सीड ही बाहर निकल के आता है, बिकॉज सीड्स के पास सीड कोट है, बट डाइजेस्ट नहीं कर पाते सीड को। देन सीड्स गेट डिस्पर्स। सो मल्टीपल मैकेनिज्म्स दे हैव डेवलप्ड बाय द हेल्प ऑफ फ्रूट्स, है ना। फ्रूट के कारण ही सीड आपका डिस्पर्स हो रहा है। सो देयरफॉर दे हैव बेटर स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटाट्स। और जितने ज्यादा हैबिटाट्स पर डिस्पर्स होंगे, उतना उनका सर्वाइवल का चांसेस क्या होता है? बढ़ जाता है ना। बिकॉज इफ वन is placed there is extinction, they can survive on the other. As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। ये आप लोगों को पता है, जब तक कि आपके दो लीफ सैपलिंग्स निकलते नहीं है। डाइकॉट में दो सैपलिंग निकलेंगे, मोनोकॉट में एक ही सैपलिंग निकला है, क्योंकि एक ही कॉर्डिडन है। तो वो न्यू लीफ निकलेगा जब तक कि वो सबसे पहला जो लीफ निकलता है सीड के जर्मिनेशन के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग सैपलिंग। तो जो डाइकॉट है उसमें कितने निकलते हैं? दो, क्योंकि दो कॉर्डिनर है। मोनोकॉट में केवल एक। नहीं, सैपलिंग कम्स फ्रॉम दिस शूट अपेक्स लीफ प्रिमोडियम। तो जो सैपलिंग है, वो फोटोसिंथेसिस करना तो चालू नहीं करेंगे तब तक कि आपका प्लांट को न्यूट्रिशन किससे चाहिए? जो आपका एंडोस्पर्म है, जो कॉर्डिनल वहाँ पे न्यूट्रिशन स्टोर किया हुआ है। लेकिन जैसे ही फोटोसिंथेसिस चालू हो गया, तो फिर फूड का फॉर्मेशन प्लांट ने उससे किया। फिर वो एक सैपलिंग से दो, दो से चार, चार, और फिर इस टाइम का एक्सेस बढ़ता जाएगा, नीचे रूट भी डेवलप होता जाएगा। एवरीथिंग विल हैपन। बट जब तक कि वो लीफ जो सैपलिंग है, वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करता सॉइल के बाहर आके, तब तक कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दे आर डिपेंडेंट ऑन द न्यूट्रिशन दे हैव रिजर्व्ड। लिखा है उन्होंने, एज दे हैव रिजर्व्ड फूड, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provides protection to the young embryo. Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variations.
वो हमारा एडवांटेज है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for the storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. तो सीड्स के अंदर पानी होता है क्या? Rarely. There is no water inside. सिर्फ जो लाइव सेल्स है, they have some water for their being alive. Otherwise we find not a much water is seen। है ना? आपको सीड कैसे मिलते हैं? ड्राई मिलते हैं सीड्स, है ना? ताकि वो लंबे समय तक क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। अगर पानी रहेगा, अगर पानी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे वो कि पानी हमको चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए, तो पानी चला गया तो सीड्स विल नॉट, जो अंदर एम्ब्रियो एंडोस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग सीड्स को वर्षों तक क्या कर पाते हैं? स्टोर करते हैं ना। हम लोग गेहूं पड़ते थे घर में, साल भर चलता है गेहूं फिर। और ये जो फार्मर्स है दे आर ऑल्सो, सीड्स आया आपको, उनको स्टोर किया 1 साल 2 साल, फॉर मल्टीपल ईयर्स दे कैन यूज द सीड्स, बिकॉज दे आर डॉर्मेंट एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव water, they are dehydrated। These two reasons: dehydration and dormancy of mature seeds। Can you imagine agriculture in the absence of seeds? No, or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored। अगर उनकी डोरमेंसी पीरियड नहीं होता तो क्या हम उनको स्टोर कर पाते? क्या हम उनको यूज कर पाते फार्मिंग के लिए? No। How long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly। तो ये टाइम पीरियड सब में अलग अलग है। In a few species, the seeds lose viability within a few months. Seeds of a large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds। The oldest is that of a lupine। lupine हमने पढ़ा था, कौन सी फैमिली में था? Fabaceae। Lupinus arcticus, excavated from Arctic टुंड्रा, मतलब के आर्कटिक मतलब के ठंडी जगह, है ना, बर्फ जहाँ पे जम जाती है, वहां पे आर्कटिक टुंड्रा। हाँ ये हाँ। The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। 10,000 साल बाद भी वो सीड जर्मिनेट कर गया। A recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm, that is खजूर, Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea। तो वो किंग का पैलेस किसके पास था? डेड सी के पास था। और वहां पर ये आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ और उसमें उनको दिखाई दिया ये डेड पाम का सीड, जो ये कितने साल पुराना था? 2000। अब वो बता रहे नेक्स्ट पैराग्राफ में, हाँ डेड पाम का, खजूर का साइंटिफिक नेम है फेनिक्स डैक्टिलिफेरा। अभी एक फ्रूट के अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ ओवल्स इन ओवरी। एक ओवरी के अंदर जितने ओवल्स होंगे उससे क्या बनेंगे आपके? सीड्स। तो बोल रही है किसी किसी प्लांट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ seeds are there because the ovary has many ovules and that is specifically based on the type of inflorescence। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ये फिग, है ना, अंजीर, अंजीर आप खाते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारा वाइट मिलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, दाने दाने मिलते हैं ना, वो सारे के सारे क्या है? उनके सीड्स है ना, सच ए स्मॉल सीड, उसमें जितना बड़ा बाइनेंड्री निकल के आ जाता है। वैसे ही अंजीर के जैसा ही फ्रूट होता है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, banyan tree का फ्रूट, रेड कलर के स्मॉल स्मॉल फ्रूट्स यू फाइंड of banyan tree। They also have thousands of seeds inside there। और another example दिया ऑर्किड का, ऑर्किड also has multiple seeds। और लास्ट मैंने लिखा है fruits of parasitic species such as Orobrunchian striga। They also have thousands of seeds। लाइन मिला सभी को? नीचे से एक दो, पांचवा लाइन, Orobrunchian striga मिला सबको? चलो ऊपर से पढ़ लेते हैं। After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following questions। How many eggs are present in an embryo sac? बताओ। One। How many eggs are present in an embryo sac? One। How many embryo sac are present in an ovule? One। How many ovules are present in an ovary? Depends है ना, कितना है तो। How many ovaries are present in a typical flower? एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। How many flowers are present on a tree? यही कैसे होगी ओवरी? कार्पेल अगर बहुत सारे होंगे तो मेनी ओवरीज, मल्टी कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी,
तो जितने कार्पेल उतनी ओवरीज। एंड हाउ मेनी फ्लावर्स ऑन द ट्री? मैनी। तो सोचो आप, एक फ्लावर से एक फ्रूट बनता है, और एक फ्रूट के अंदर thousands of seeds. There are so many flowers. Then there are so many fruits. So then there are so many seeds. So one tree can produce so many offsprings. There are seeds, and those seeds can produce so many trees. So वही trees have so many flowers. Then so many seeds. Go on. Krishna is beautiful. So therefore such arrangement. Can a human do like this? कि एक से आपका इतना प्रोडक्शन हो जाए? ऐसी कोई फैक्ट्री भगवान भगवान ही बना सकते हैं सिर्फ। नो ह्यूमन कैन मेक इट। Can you think of some plants in which fruits contain very large number of seeds? Orchid fruits are one such category, and each fruit contains thousands of tiny seeds. Similar in the case in the fruits of some parasitic species such as Orobranchia and Striga. So these are parasitic plants, but seeds with they have fruits with thousands of seeds. Have you ever seen a tiny seed of ficus? Yes, you all have seen. How large is the tree of ficus? कितना बड़ा होता है banyan tree? बहुत बड़ा होता है। banyan develop from that tiny seed. How many billions of seed does each ficus tree produce? Can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the year? तो फ्रूट्स हमारे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट, और एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। तो आप एग्जांपल क्या है उसके? पर हम लोग इतने सारे, मैंगो कैसा फ्रूट है? ट्रू फ्रूट है। कोकोनट ट्रू फ्रूट है। फिर आपका ये गुआवा ट्रू फ्रूट। हाँ, गुआवा। गुआवा कैश नहीं, गुआवा का दिया था थैलेमस। गुआवा थैलेमस में दिया। एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू है नो, दिया comes फ्रॉम दिस। हाँ लिखा है। गुआवा तो ऊपर एग्जांपल दिया उन्होंने। The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, or may be dry in groundnut and mustard. एपिकाइनस। तो एपिकाइनस में थैलेमस बन जाते हैं। But is it necessary that always epicynus will produce false fruit? Because strawberry is this, क्या बोलते हैं, aggregate fruit, where there are multi-carpellary situation. But it is not true, it is false fruit. All epicynus will produce, no, ray fruits of, they are also epicynus, no? But they don't produce false fruit, they produce substella. Now the false fruit, so true fruit is developed from ovary. False fruit which develops from other parts of the flower, other ovary को छोड़ के किसी और पार्ट से फ्रूट बन जा रहा है। मोस्टली बनता है वो थैलेमस से। किससे बनता है वो? थैलेमस। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉल्स फ्रूट। उसमें एग्जांपल है आपका एप्पल। हम लोगों ने पढ़ा था पोम, पढ़ा था पोम। आपको याद हो तो, पोम मतलब जहाँ पे थैलेमस आपका बन जाता है क्या? एडिबल। पोम में आपका एग्जांपल क्या था? ये एप्पल। कैश्यू नट, कैश्यू आपने देखा है? किसको बोलते हैं कैश्यू नट? काजू। तो वहां पे आपको फोटो दिखाया था। हाँ, हाँ, ये सीड बाहर है, ये फ्रूट है। तो फ्लावर के ऊपर है ये, फ्लावर ऑफ काजू। सो स्ट्रक्चर कैसा है? दिस इज योर थैलेमस, देन यू हैव पेटल्स, एंड देन यू हैव दिस ओवरी, है ना? सो ये थैलेमस से आपका क्या बन गया है? ये थैलेमस से क्या बन गया आपका? फ्रूट। और ये ओवरी के अंदर ओविल, उससे आपका क्या बन गया? सीड। तो चूंकि थैलेमस से फ्रूट बन गया है, वो क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट, है ना? और ये आपका बन गया। तो हाँ, और कैश्यू नट। कैश्यू क्या है? नट है। तो नट कौन से फ्रूट को बोलते हैं? बता था आप लोगों को?
हाँ बादाम, बादाम को नट बोलते हैं? नहीं, बादाम को नट नहीं बोलते। तो कैश्यू नट मतलब कि नट इज टाइप ऑफ फ्रूट, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में तीन कैटेगरी पढ़े थे हमने, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और स्किज़ोकार्पिक। सो इनडेहिसेंट में एक कैटेगरी आता है नट, एक आता है कैरियोप्सिस, एक आता है सिप्सेला, एक आता है फॉल, नहीं फॉलिकल उधर था, सिप्सेला, नट, कैरियोप्सिस, और भी एग्जांपल आते हैं। तो नट में आता है फॉर एग्जांपल कैश्यू नट। सो नट इज अ फ्रूट वेयर पेरिकार्प हैज बिकम हार्ड एंड स्टोनी। तो काजू का जो आपको देखते थे कवरिंग देखते हैं, सो इट इज वेरी हार्ड एंड स्टोनी, है ना। और फ्रूट आपका बना है किससे? थैलेमस। हाँ उधर आते हैं हाँ। लेकिन जो फ्रूट हम समझते हैं, दैट इज डेवलप फ्रॉम थैलेमस। तो जो, इसको हिंदी, सेब, सेब का जो छिलका है उसको हम पेरिकार्प नहीं बोलते हैं। नहीं वो थैलेमस से बना है ना, तो थैलेमस के ऊपर थोड़ी पेरिकार्प आएगा, वो तो फ्रूट के ऊपर आएगा ना। थैलेमस से कैसे फ्रूट बन सकता है अभी? आपका बल्जिंग पोर्शन होता है थैलेमस, यहाँ आपका प्रेजेंट है ये ओवरी, इसके अंदर है ओव्यूल, ये आपका सीड बन गया, ये ओवरी सीड का कवरिंग बना है साइड में, और ये थैलेमस ग्रो करके कवर कर लेता है इसको पूरा। तो बाहर आपका आ गया थैलेमस, ये जो बल्जिंग पोर्शन था उससे फ्रूट बन गया। ये ओवरीज के अंदर का रीजन आपका, और इसके अंदर आपके ऐसे अरेंज है सीड, ये ओवरी वाला रीजन है ये आपका बाहर थैलेमस। पेरिस्पर्म, पेरी का, वही आपको जो ये दिख रहा है अंदर का लेयर आपको, ये देखो आपको डायग्राम बनाया ना उन्होंने, देखो दिख रहा है आपको डायग्राम, ये रहा बी फॉल्स फ्रूट। तो दिस इज योर मेसोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प, दिख रहा है आपको। लेकिन इसको उन्होंने थैलेमस बोला है, इसको उन्होंने पेरिकार्प नहीं बोला है। अंदर के जो, और पेरिकार्प के तीन लेयर होते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ये खाया ना आपने, सेब खाया ना, तो सेब आपको सबसे अंदर मिलता है एक येलो कलर का, सीड के जस्ट ऊपर, दैट इज योर एंडोकार्प। उसके बाहर का जो फ्लैशी पोर्शन है उसको बोलते हैं एंडोकार्प, और सबसे ऊपर का बाहर आपका ये एपिकार्प। उन्होंने डिफरेंशिएशन दिया है आपको डायग्राम के अंदर। क्या? हाँ तीनों मिला दिया आपने, एपिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प, तो बन जाएगा आपका पेरिकार्प। हाँ, ये आउटर, ये आपको जो कवरिंग हो गई, ये थर्ड लेयर। हाँ, सीड इज दिस इज अ लेयर ऑफ फ्रूट ओनली, एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट। ये आपके सीड, ये बोलिए ना डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये आपके सीड्स, ये आपका एंडोकार्प, ये फिर मेसोकार्प, और फिर लास्ट में ये आपका पेरिकार्प, और उसके बाहर थैलेमस। हाँ, हाँ यहाँ से लेके, हाँ मेसोकार्प, ये जो आपको दिख रहा है। हाँ, हाँ उनका इन्फ्लोरेसेंस अलग है, हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आता है। नहीं ओवरी ज्यादा का बात नहीं है, हाइपेंथोडियम, तो फाइकस के अंदर आपको हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। अब वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में, जैसे हमारा कैपिटोलम वाले इसमें डिस्क शेप हो गया था पेडिसिल, हाइपेंथोडियम में आपको ऐसे स्फेरिकल पेडिसिल मिलता है, ऐसा पेडिसिल। पेडिसिल हमारा स्टॉक होता है ना, ये स्टॉक का, ये स्टॉक पेडिसिल, ये स्टॉक आपका हो गया ऐसा डिस्क शेप, तो आपका हो गया हेड और कैपिटुलम। ये पेडिसिल आपका ऐसा हो गया, कैविटी बना दिया उसने। और इसके अंदर आपको पेडल्स, मतलब ना कोरोला ना कैलिक्स है, सिर्फ आपके एंड्रोशियम और गायनोशियम है, दैट इज स्टेमेंस, और है ना, ये आपको ऐसे स्टेमेंस मिलेंगे इसके अंदर, और सिर्फ आपको मिलेंगे यहाँ पे ऐसे स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, है ना। यहाँ से फर्टिलाइज, यहाँ से पॉलिनेशन होगा, या अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा। बाद में जब का ये पेडिसल आपको दिख रहा है ऐसा पेडंकल, वो आपका क्लोज होके क्या बन जाएगा पूरा फ्रूट, और सारे के सारे सीड्स कहाँ रह गए? अंदर ही रह गए।
तो ये फ्रूट बन गया, और ये अंदर है वो आपके सारे सीड्स। दैट इज हाउ द फाइकस बिकम्स। और यहाँ पे आपका आ जाता है फिर अटैचमेंट, है ना। हाँ, पेडिसिल और पेडंकल बोथ आर कॉल्ड दिस। हाँ। हाँ, पेडिसिल से फ्रूट बनता है या पेडंकल से फ्रूट बनता है? नहीं। हाँ, टाइम हो गया। तो इतने सारे ओवरी सबके अंदर क्या होंगे? तो क्या हुआ? ओवल्स तो बहुत सारे ना। तो दिस इज द होल इन्फ्लोरेसेंस, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। देखिए, स्पेशल केस है जहां पर आपको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही इनफ्लोरोसेंस में बहुत सारे ओवल मिल रहे हैं, ओवरीज, और सारे ओवरीज के अंदर ओवल्स प्रेजेंट है, और सारे के सारे ओवल्स क्या बन गए आपके भविष्य में? सीड। और आपका पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट बन गया। इसको कौन सा फ्रूट बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रूट बोलते हैं। तीन तरह के फ्रूट होते हैं: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कॉम्प्लेक्स फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट यहाँ पे एक ओवरी या बहुत सारी ओवरी फ्यूज होकर एक ओवरी बनती है, वन ओवरी और मैनी ओवरीज बट सिन कार्पस कंडीशन, दैट फॉर्म्स सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट, मैनी ओवरीज बट एपोकार्पस। कॉम्प्लेक्स फ्रूट, व्हेन द इनफ्लोरेसेंस बिकम्स अ फ्रूट। सो जो फाइकस है, दैट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रूट। हाँ, सिंपल, जहाँ एक ओवरी, या तो एक ओवरी से फ्रूट बन जा रहा है, या तो बहुत सारी ओवरी फ्यूज हो गए, सिन कार्पस, वो भी सिंपल फ्रूट। दूसरा कंडीशन, जहाँ बहुत सारी ओवरीज है और सबके सब फ्री है, एपोकार्पस। उसका एग्जांपल क्या आपका? सीताफल, स्ट्रॉबेरी भी उसका एग्जांपल है। हाँ, स्ट्रॉबेरी एपोकार्पस। ये मल्टीपल फ्रूट जहाँ पे बहुत सारे ओवरीज है, पर दे आर फ्री। हम देखते हैं ना, सीड देखते हैं सीताफल के अंदर, हर एक सीड के अब अपना अपना एक खुद का वो रहता है, पल्प रहता है। तो वो सारे ओवरीज अलग अलग है। सिन का मतलब, कि सिन कार्पस मतलब क्या है? देर आर फ्यूज एंड दे अपीयर लाइक ओनली वन ओवरी, है ना। लेकिन सीताफल के अंदर आपको अलग अलग पोर्शन दिखाई देते हैं। कस्टर्ड एप्पल लगता है, लेकिन कहाँ लगता है स्ट्रॉबेरी? आपको ऐसा दिखाई नहीं देता ऐसा स्ट्रॉबेरी के ऊपर से? हाँ, स्ट्रॉबेरी में देखो तो दिखता है ना, अलग दिखता है उसमें। दैट इज ऑल मैनी ओवरीज प्रेजेंट टुगेदर, बट फ्यूज नहीं हुए, लेकिन वो अलग अलग प्रेजेंट है। और कंपोजिट कॉम्प्लेक्स फ्रूट, जहाँ आपका पूरा इनफ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम में पूरा इनफ्लोरेसेंसी फ्रूट बन गया। न थैलेमस बनाना ओवरी फ्रूट बनी, कुछ नहीं बना, पूरा इनफ्लोरेसेंसी फ्रूट बन गया आपका। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फ्रूट। हाँ, फ्री है सारे ओवरीज। पाइनएप्पल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये है एग्रीगेट फ्रूट है वो। मल्टीपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, दूसरा कैटेगरी वाला। हाँ, पाइनएप्पल का आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा हो तो ऐसा आपको पेडंकल मिलता है, और यहाँ ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ये सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं एप्पल के अंदर, वो पाइनएप्पल के अंदर। और ये पूरा का पूरे फ्लावर्स है, और सबके सब एकदम पूरा फ्रूट बन गया ये। सो पाइनएप्पल इज इन। हाँ, इनफ्लोरेसेंस पाइनएप्पल फ्लावर्स। नहीं, ये पाइनएप्पल का फ्लावर है ये। ईयर फ्राई, माय गॉड। ये ऐसा होता है पाइनएप्पल का इन्फ्लोरेसेंस, ये फ्लावर्स है पाइनएप्पल के। दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पाइनएप्पल।
कंपोजिट, हाँ नहीं, इन्फ्लोरेसेंस से बन रहा है कंपोजिट। इन्फ्लोरेसेंस पूरा पाइनएप्पल है, ये जो आपको फ्लावर है ये इज ऑल इन्फ्लोरेसेंस, एंड द होल इन्फ्लोरेसेंस इज बिकमिंग द फ्रूट। तो इट इज थर्ड कैटेगरी, कॉम्प्लेक्स फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट। कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपोजिट। और सेकंड वाले के लिए मल्टीपल और एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट में आपका, नहीं, थर्ड वाले का मतलब है आपको नीट में नहीं आएगा ये, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में दिस इज एग्रीगेट फ्रूट्स, बेरीज। हाँ, एपोकार्पस, दिस ऑल हैव बिकम, दिस ऑल सिंगल फ्रूट्स व्हिच हैव कंबाइंड टुगेदर, एग्रीगेट। जुड़ना मतलब एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो आपको ये एक फ्रूट दिख रहा है, लेकिन वो एक फ्रूट नहीं है, तो सब वो जो छोटा पोर्शन दिख रहा है ना, वो सब अपने अपने एक फ्रूट है। तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट हम लोग। नहीं, लेकिन यहाँ पे फ्लावर से फ्रूट बना है, वहाँ इनफ्लोरेसेंस से फ्रूट बना है। हाँ। सो कंपोजिट का डेफिनेशन है, व्हेन इनफ्लोरेसेंस बिकम्स द फ्रूट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट होता है जब आपका बहुत सारे ओवरीज है एंड दे आर फ्री एपोकार्पस। तो ये एक एक फ्रूट है, लेकिन चूंकि एपोकार्पस में एक ही फ्लावर एक ही साथ में अरेंज थे वो, तो वो सबके सब एक साथ फ्रूट बन गए। तो लगता है हमको ये एक ही फ्रूट है, लेकिन ये एक फ्रूट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ये फ्रूट्स है, इंडिविजुअल ईच सेक्शन इज अ फ्रूट। हाँ, कस्टर्ड एप्पल भी एग्रीगेट में ही आएगा, क्योंकि सबको लग रहा है ना एक 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 इंडिविजुअल फ्रूट्स है वो, बट दे हैव कम टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। और वो हर एक फ्रूट का अपना एक सीड है। कहाँ बोला मैं ऐसे? सीताफल मैंने तो बोला तो सही, एग्रीगेट में तो आता है आपके कॉर्पस। हाँ, देखो ये आपको नीट में आने नहीं वाला है, टाइम हो चुका है, माय गॉड। संजय सर बाहर खड़े हैं क्या? ओ बाप रे, मैं खत्म कर रहा हूँ ये। तीन तरह के फ्रूट्स होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है आपका एग्रीगेट, और एक होता है कंपोजिट। सिंपल फ्रूट के अंदर ओवरी या तो सिंगल वन ही होंगे, और अगर मल्टी होंगे भी, सो दे विल बी फ्यूज्ड, सिनकार्पस। एग्रीगेट में many ovaries, but they all will be apocarpus। और कंपोजिट में they inflorescence becomes the fruit। हाँ, इसी को बोलते हैं, कंपोजिट को ही बोलते हैं वो। मैनी इन एपोकार्पस होगी। हरे कृष्णा। सिर्फ लास्ट का बचा हमारा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, दैट आई विल